आज हम स्टडी करेंगे क्लास 5th चैप्टर 13 ईवीएस नेचुरल डिजास्टर। तो बच्चों, नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। तो जब धरती में जो कोई उथल पुथल होती है आंतरिक रूप से, उसके कारण से जो आपदाएं आती हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो देखिए, डिजास्टर मीन्स एन एक्सीडेंट दैट काउजेज ट्रेमेडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिजास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लैमिटी। तो डिजास्टर क्या होता है? जिसके कारण से हमारी एक्सीडेंटली हमारी जो लाइफ का नुकसान होता है, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो उसे हम क्या कहते हैं? आपदा, जो कि अचानक से हो जाती है। जैसे धरती का हिलना, एकदम से भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आता है तो क्या होता है? हमारे घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी नष्ट हो जाती है। तो इसी को हम कहेंगे डिजास्टर। देखिए ये क्यों होता है। तो द प्लैनेट अर्थ सपोर्ट लाइफ एंड फोर्स ऑफ नेचुरल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मैग्नेटिक फोर्स चेंज द कंडीशन ऑफ द अर्थ ऑन देयर ओन। तो ये जो है, ये किसके सपोर्ट से चल रही है? हमारी जो धरती माता है, मतलब किसके सपोर्ट से चल रही है? फोर्स और नेचुरल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी धरती पे हमारा जीवन संभव है। तो जब इन कंडीशन में कोई भी चेंजेज आता है या कोई भी बदलाव आता है तो इस प्रकार के डिजास्टर उत्पन्न हो जाते हैं। तो समटाइम्स दे काउज अनयूजुअल चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ्स इंटीरियर्स, लीडिंग टू डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो कभी कभी क्या होता है, इसके क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि समय में क्या होता है? बदलाव आ जाता है, मौसम में परिवर्तन आ जाता है। तो इन्हीं बदलावों के कारण क्या होता है? हमारी धरती का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, ह्यूमन लाइफ का भी डैमेज होता है, यानी कि मनुष्य की लाइफ का भी डैमेज होता है। मनुष्य के ऊपर भी, लाइफ के ऊपर खतरा आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सच क्लाइमेटीज विच आर काउज बाय नेचुरल आर कॉल्ड नेचुरल क्लाइमेटीज। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब कोई इस कारण से, मतलब प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से कोई भी डैमेज होता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदा। बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे भूकंप आ गया है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा। तो समझ में आ गया बच्चों, प्राकृतिक आपदा क्या होती है और कैसे आती है? तो जब धरती में बदलाव होता है, जैसे धरती अपनी गति से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उसके में क्लाइमेट में कोई भी बदलाव आएगा तो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कोई ना कोई बदलाव आपको महसूस होगा। तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? उसके कारण होता है नेचुरल क्लाइमेटीज। अब देखिए, वेरी ऑफन दीज क्लाइमेटीज काउज लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। तो इसके कारण से क्या होता है? बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हम लॉस करते हैं? हम लाइफ को लॉस करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करते हैं। तो किसके कारण से होता है? प्राकृतिक आपदा के कारण से। तो इन सम काउज देयर इज नो मच वी कैन डू टू स्टॉप दैम। इसके ऊपर जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि धरती के ऊपर जो हो रहा है वो धरती ही रोक सकती है, उसको हम कुछ भी नहीं रोक सकते। तो हाउएवर वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर बाय रिपेयरिंग आवर सेल्व्स इन टाइम एंड बी रेडी टू फेस दीज सिचुएशन। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए हम जो है सहने के लिए, उसको उस परिस्थिति के लिए तैयार रहें। यानी कि हम सिर्फ तैयार रह सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते। तो समझ में आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स को हम कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ह्यूमंस के हाथ में है ही नहीं, वो तो प्रकृति के हाथ में है। तो सम ऑफ दीज क्लाइमेट्स आर ऑल्सो अक्यूर मोर फ्रिक्वेंटली बिकॉज ऑफ मैंस इन्फ्लुएंस विद नेचर। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो धरती के ऊपर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर रहा है। तो यदि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये क्लाइमेटीज जो होंगे ये सब चेंजेस होती रहेंगे। तो वी कैन रिड्यूस देयर फ्रिक्वेंट, एक्यूरेट एंड इंटेंसिटी बाय अंडरस्टैंडिंग द वे नेचर वर्क एंड टेक स्टेप वॉट दैट डज नॉट डिस्टर्ब दी वर्किंग ऑफ नेचर। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि नेचर को नुकसान हो, जिससे कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव हो और वो डिस्टर्ब हो अपना कार्य करने में। तो हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि हम कोई भी धरती को जो है ना, कोई भी तकलीफ हो या कोई भी परेशानी हो, ऐसा कोई भी स्टेप हम ना उठाएं। तो उससे क्या होगा? उससे थोड़ा बहुत असर हो सकता है। तो लेट अस लर्न अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर दैट कैन इफेक्ट आवर लाइव्स इन बिग वे।
तो अब जो है हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे जिनका कि हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, अर्थक्वेक। आपने सुना होगा ना, यहाँ भूकंप आ गया, वहाँ भूकंप आ गया। तो भूकंप क्या होता है, जब धरती हिल जाती है तो धरती के ऊपर जो भी उसकी सतह के ऊपर बना हुआ है, मकान हो, ब्रिज हो, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या होगी, वो टूट जाएगी। तो जब वो टूटती है तो घर में लोग रहते हैं, लोगों के ऊपर गिरेगी तो उससे क्या होगा, लोग भी मरेंगे। तो उसी को कहते हैं हम अर्थक्वेक। तो द अर्थ इज क्रस्ट लुक्स लाइक द सिंगल पीस ऑफ रॉक। तो अर्थ हमें कैसी दिखाई देती है, एक सिंगल पीस ऑफ रॉक, यानी एक पत्थर के टुकड़े के जैसे दिखाई देती है। बट एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल पीसेज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये क्या है, वास्तव में जो है बहुत सारी परतों से मिलकर बनी है। ये सिर्फ पीस नहीं है सिंगल रॉक का, बल्कि बहुत सारी छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं परतों के, उनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि उसकी जो प्लेट्स हैं उसके आधार पे ये बनी हुई है। तो दिस प्लेट फ्लड ऑन दी मैग्टल दी मोल्टल मैग्मा लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये कैसे होती है, मोल्टल के साथ होती हैं, और उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। उसकी लेयर जो है मैग्मा लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर होती है मैग्मा की। तो दी प्लेट्स कीप मूविंग स्लोली पास्ट ईच अदर। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर मतलब मूविंग करती रहती है, स्लोली स्लोली पास्ट में, यानी कि पीछे की तरफ होती रहती है। एजेस ऑफ दीज प्लेट्स आर रुग एंड स्टिक टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो है घर्षण के बल से एक दूसरे के उससे टकराती रहती हैं। एज द प्लेट्स कीप ऑन मूविंग अ स्ट्रीज और पुल फोर्स डेवलप। तो इससे क्या होता है, एक बल पैदा होता है, यानी कि एक फोर्स पैदा होता है जब ये मूव करती हैं एक दूसरे के साथ। तो फाइनली व्हेन द फोर्स ऑफ स्ट्रेस become more than the force of friction the edge get released। तो जब ये जो है घर्षण जो है ये ज़्यादा हो जाता है, फोर्स से घर्षण ज़्यादा होता है, तो ये क्या रिलीज करती है, एक बल रिलीज करती है। तो द एनर्जी दैट रिलीज फ्रॉम वेव्स लाइक रिपल्स इन अ पॉन्ड। तो ये किस प्रकार का होता है, जैसे एक तालाब में ऊपर से वेव, यानी कि जो उसकी जो पानी होता है वो उछलता है। तो एक जैसे तालाब में पानी तेजी से उछलता है, उसी प्रकार से आप समझ लो कि धरती के अंदर भी वैसी ही गति हो रही है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। तो ये क्या कहलाती है, सिस्मिक वेव्स, जो कि धरती के अंदर होती हैं। तो जब ये सिस्मिक वेव आती हैं तो क्या होता है, सैंड सीवर्स थ्रू द ग्राउंड मेकिंग अ क्विवर, यानी कि एक ऐसा वो भूकंप सा पैदा करती हैं। तो देयर दीज इज एन अर्थक्वेक। तो इसी के कारण से क्या आता है, अर्थक्वेक, यानी कि धरती हिलती है और ऊपर की तरफ पहले दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है। जब उनमें घर्षण होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक उछाल सा पैदा होता है। और जब वो उछाल सा पैदा होता है तो वो उछाल कहाँ की तरफ होता है, वो ग्राउंड की तरफ, ऊपर की तरफ आता है। तो जब वो उछाल ऊपर की तरफ आता है तो उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। तो धरती जैसे कांपती है उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो समझ में आ गया अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि इसको जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती रहती है, अंदर ही अंदर नीचे। तो जो वो अंदर अंदर टकराती रहती है तब तो सही रहती है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है उसकी टकराहट, तो जब वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो वो ऊपर धरती की सतह पे आ जाता है। जब सतह के ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अर्थक्वेक। तो समझ में आ गया अर्थक्वेक क्यों आता है। अब देखिए, दी लोकेशन अंडर द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपो सेंटर, यानी कि जहाँ पर अर्थक्वेक प्रारंभ होता है, जहाँ पे स्टार्ट होता है, उसी को हम कहते हैं हाइपो सेंटर, यानी कि अर्थ जहाँ पे भूकंप का जो स्थान है, स्रोत है, जहाँ से वो प्रारंभ हुआ है। दी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड दी इपिक सेंटर। तो वो उसका क्या कहलाता है, वो जहाँ से कि मतलब वास्तव में स्टार्ट हुआ था भूकंप आना, तो वो उसका इपिक सेंटर कहलाता है। तो समझ में आ गया क्या कहलाता है, एपिक सेंटर। तो अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिज्मोग्राफ एंड द रिकॉर्डिंग इट कॉल्ड अ सिज्मोग्राम। तो जो ये अर्थक्वेक आता है उसकी जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं सिज्मोग्राफ, और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, सिज्मोग्राम। तो समझ में आया अर्थक्वेक क्या होता है और किस प्रकार से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिएक्टर स्केल। तो इसकी जो मतलब इसकी जो वो होती है
इसकी जो स्ट्रेंथ होती है या मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। बोलते हैं ना इतने रिएक्टर स्केल पे आया था भूकंप उतने, तो जो जितनी ज़्यादा मात्रा का होगा वो उतना खतरनाक भूकंप होगा, और जो कि जितनी कम मात्रा का होगा वो उतना ही कम तेज भूकंप होगा। तो समझ में आ गया। द रिएक्टर स्केल हैज़ दी मैग्नीट्यूड लेवल फ्रॉम 1 to 8.9। तो इसका मैग्नीट्यूड लेवल कितना होता है, 1 से लेके 8.9 तक। तो समझ में आ गया रिएक्टर स्केल क्या होता है। जब भूकंप आता है तो बोलते हैं ना, यहाँ पर 6.2 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया था, यहाँ पे 2.1 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया था। तो वो भूकंप नापने की एक संख्या होती है जिसके आधार पर हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, यानी कि वो कितनी तेजी से वो भूकंप आया था। तो समझ में आ गया भूकंप को किससे नापते हैं, उसको नापते हैं रिएक्टर स्केल से। तो सम अर्थक्वेक विटनेस्ड इन इंडिया एक्यूरेड इन उत्तरकाशी इन उत्तराखंड एंड लातूर इन महाराष्ट्र। तो कुछ जो है गवाह हैं इस अर्थक्वेक के भारत में भी जो कि यहाँ पर आए हैं। इनमें से उत्तरकाशी में उत्तराखंड में आया था और लातूर में महाराष्ट्र में स्थित है लातूर, वहाँ पर ये अर्थक्वेक आए थे। द गुजरात भुज अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001 एंड द अर्थक्वेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2005। तो हमारे जो देश में है वो गुजरात में भुज में भी आया था जो कि 26 जनवरी 2001 को आया था, और दूसरा आया था जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में। तो वेयर क्विकली डिवेस्टिंग, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हुआ था। इन दीज अर्थक्वेक्स थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड एंड प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ और रुपीज़ वे डिस्ट्रॉय। तो इन भूकंप में क्या हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे और बहुत सारी मतलब लाखों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो बर्बाद हो गई थी। तो समझ में आ गया भूकंप क्या होता है। जब धरती की प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं तब भूकंप आता है, जिससे क्या होता है ऊपर की तरफ उसका बहाव होता है और फिर धरती फट जाती है, और जब धरती फटती है तो क्या होता है, जो उस पर स्थित मकान वगैरह होते हैं वो सब गिर जाते हैं। तो इसी कारण से भूकंप आता है जो कि नेचुरल डिजास्टर में आता है। अब देखिए वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो क्या होते हैं बच्चों, जो धरती के अंदर लावा पिघलता रहता है, यानी कि धरती के अंदर जो लावा पिघलता रहता है जो सतह पे आ जाता है तो उसे हम कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी। तो अ वोल्केनो इज माउंटेन ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर लावा इरुप्ट्स। तो ये क्या होता है वोल्केनो, ये माउंटेन जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, जो धरती के ऊपर पहाड़ स्थित होते हैं उनके अंदर लावा इकट्ठा होता है। तो लावा इज अ हॉट लिक्विड मैटर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। तो लावा क्या होता है, एकदम लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ जो कि बहुत ही गर्म होता है, जो कि धरती के अंदर रहता है। एलोंग विद लावा गैसेज स्टीम डस्ट एंड स्मोक इज थ्रोन आउट विद अ ग्रेट फोर्स। तो जब लावा मतलब जब ये जो आता है वोल्केनो, जब एकदम ऊपर से आ जाता है तो उसके साथ साथ क्या आता है, उसके साथ लावा आता है, गैसेज आती है, स्टीम यानी कि भाप आती है, डस्ट आती है और धुआं आता है, जो कि धरती के अंदर से ऊपर की तरफ फोर्स के द्वारा यानी कि बल के द्वारा फेंका जाता है। द माउंटेन्स वेयर वोल्केनोज एक्यूर आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। तो जहाँ पे जिन माउंटेन्स में ये जो निकलता है लावा उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो ऐसे माउंटेन्स को कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन्स, जहाँ पे कि ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी पहाड़। दीज माउंटेन्स हैव एन ओपनिंग ऑन दी टॉप कॉल्ड दी क्रेटर थ्रू विच दी लावा कम आउट। तो जब इसके अंदर से जिस छेद से लावा बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर, जहाँ से कि लावा बाहर निकलता है। व्हेन दी लावा स्पिल आउट ऑफ दी volcanoes it flow down and destroy everything in its way due to its high temperature. Barrel Island in Andaman and Nicobar Island has a volcano। तो जब ये लावा धरती के ऊपर की सतह पे आता है तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो ये जितना भी इसके अगल बगल में जो भी चीज़ें इसके नज़दीक में आती है वो सारी नष्ट हो जाती हैं। तो भारत में भी ये स्थित है, बैरल आइसलैंड है एक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसको कि बैरल आइसलैंड वोल्केनो कहा जाता है। तो समझ में आ गया वोल्केनो क्या होता है। धरती के अंदर से जब गर्म लावा ऊपर पिघल के बाहर आता है उसके अगल बगल जो भी चीज़ें होती है सबको वो नष्ट कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। और जहाँ से ये उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पहाड़, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर ही होता है ज़्यादातर। अब देखिए लैंडस्लाइड। तो बच्चों कभी पहाड़ों में गए हो तो वहाँ पे सुनते हो कि भाई वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। तो लैंडस्लाइड का मतलब होता है जब पहाड़ जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। तो लैंडस्लाइड्स दिस रिफर
to a rapid movement of rock, soil and vegetation down the slopes under the influence of earth's gravity। तो जब पहाड़ के ऊपर से पत्थर और जब वो जो मिट्टी होती है वो सब नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड, जो कि धरती के ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ से उछलती हैं वो कहाँ गिरती हैं, नीचे की तरफ गिरती हैं। तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ उसको अपनी तरफ खींचता है तो उसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। यानी कि पहाड़ के पत्थर और मिट्टी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं ग्रेविटी के कारण धरती की, तो उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। अब देखिए, cracks develop on the wall of the rocks due to the effect of heavy rainfall, sun's heat एंड स्नोफॉल। तो ये इसका किस कारण से होती है, सबसे पहले ये इस कारण से होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, इसलिए कहते हैं ना बरसात में पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। तो जब रेनफॉल ज़्यादा होता है या सूरज की गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है या स्नोफॉल यानी कि जो आइस जो है बहुत ज़्यादा गिरता है तो उन कारण से ये लैंडस्लाइड होती है। तो वैन दीज क्रैक ब्रोडन दे स्लाइड डाउन दी स्लोप्स एंड काउज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जब ये पहाड़ ऊपर से गिर के पहाड़ का जो स्लाइड होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके कारण से क्या होता है, लोगों का यानी कि जीवनों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है क्योंकि जो भी नीचे रह रहा है वो उन्हीं के ऊपर आके गिर रहा है। तो जितने लोग नीचे रहेंगे वो उसके नीचे दब जाएंगे और मर जाएंगे, और जहाँ पे भी जिसके मकान और घर बने हुए वो प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। तो लैंडस्लाइड के कारण कहाँ पे नुकसान होता है, पहाड़ों में जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रहा है। तो जनरली लैंडस्लाइड आर सडन स्कैटर एंड वन अमोंग दी मेजर नेचुरल डिजास्टर इन दी वर्ल्ड। तो लैंडस्लाइड क्या है, नेचुरल एकदम अचानक से होने वाला ऐसा प्रहार है जो कि अचानक से होता है, तो जिसे मेजर नेचुरल डिजास्टर कहा गया है संसार में। यानी कि संसार में सबसे मेजर जो कि बड़े पैमाने पर आता है नेचुरल डिजास्टर, उसमें से लैंडस्लाइड मुख्य है। तो दे आर वेरी कॉमन इन दी हिमालयस रीजन। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है भारत में, जो कि हिमालयन रेंज है, यानी कि जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, लैंडस्लाइड। तो द फ्लड ऑफ जून 2013 इन उत्तराखंड इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो जो फ्लड आया था उत्तराखंड में 2013 में, तो वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लैंडस्लाइड का, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण उस वक्त जो है उत्तराखंड में बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों के घर तबाह हुए थे। तो समझ में आया आपको लैंडस्लाइड क्यों होता है, जो जब पहाड़ ऊपर से टूट टूट के गिरते हैं उनके कारण जो भी नीचे लोग रहते हैं वो मारे जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो उसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। अब देखिए सुनामी। तो बच्चों आपने सुनामी के बारे में तो सुना ही होगा। तो जहाँ पर भी समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे जब तेज वेव उठती हैं समुद्र की और पानी सारा जो है धरती पर आ जाता है, उसे हम कहते हैं सुनामी। तो देखिए सुनामी कहाँ कहाँ पे आती है। सुनामी इज द जैपनीज वर्ड मीनिंग लेवर हार्बर वेव। तो सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ये जो पानी की जो वेव्स होती हैं, जो पानी की तरंग मतलब ऊपर की तरफ जो उछलता है पानी बहुत तेज मात्रा में जब उछलता है तो उसी को हम कहते हैं सुनामी। और सुनामी इज अ सीरियस ह्यूज वेव ऑफ एक्यूर आफ्टर अंडर सी डिस्टर्बेंस सच अ अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। तो ये किस कारण से होती है, जब समुद्र के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा समुद्र में डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो वो अर्थक्वेक की वजह से होता है या वोल्केनो की वजह से होता है। तो जब इस समुद्र के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं तो तब ये सुनामी पैदा होती है। तो दी वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दी एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये जो है चारों तरफ के डायरेक्शन में मतलब तेजी से उछलती हैं। दीज वेव्स कैन बी एज हाई एज 50 फीट और मोर। तो ये जो है 50 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं, जो इसकी वेव्स जो उठती हैं वो 50 मीटर तक ऊंची होती है। तो दी मे अटेन स्पीड ऑफ ओवर 750 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो इसकी स्पीड होती है 750 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो सोचिए 750 किलोमीटर पर आवर की सुनामी की स्पीड होगी तो वो पानी कहाँ कहाँ तक होगा। तो दी सुनामी दैट हिट दी कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सम अदर countries on the Indian Ocean on December 26, 2004 killed nearly 3 lakhs people and made thousands of people houseless। तो जब ये आया था इंडिया में यानी कि भारत में भी आ चुका है, और ये कब आया भारत में,
26 दिसंबर 2004 को, जिसके के कारण 3 लाख लोग जो है अपनी जान से हाथ धो चुके थे और उनकी जो हजारों लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो नष्ट हो गई थी और वो घर से विहीन हो गए थे, यानी कि उनके घर खत्म हो चुके थे सुनामी के कारण। तो समझ में आया सुनामी कितना बड़ा डिजास्टर है। ये है सुनामी। अब देखिए फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ आती है ना बच्चों चारों तरफ। अभी तो सुनामी पड़ी है, सुनामी तो समुद्र में आती है, लेकिन बाढ़ जो होती है वो सभी जगह आती है। तो फ्लड आर क्वाइट कॉमन इन एरिया प्रॉन टू हैवी रेनफॉल। तो ये कहाँ पे आती है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल यानी कि बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर होती है वहाँ पर फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। ड्यू टू साइकिल एंड हैवी रेन द लेवल ऑफ द रिवर वाटर राइज अबव द लैंड। तो जब बहुत ज़्यादा जो है पानी का बहाव होता है तो वो जब पानी नदियाँ बहुत ज़्यादा भर जाती हैं तो क्या होता है, फिर वो सतह पर आ जाता है ज़मीन की। तो उस पानी से क्या होता है, उससे आता है फ्लड। द लैंड गेट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर नियर बाय काउजिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जब ये पानी आ जाता है धरती की मतलब ज़मीन की सतह पर आ जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, क्योंकि घरों में पानी भर जाता है, कितने घर गिर जाते हैं और उसमें जो है कितने लोग बह भी जाते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। ड्यू टू फ्लड वाटर बॉर्न डिजीज सुच अ कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड। तो जब वाटर फ्लड आता है, जब इसका फ्लड यानी कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती है, जिनमें कॉलरा और टाइफाइड भी मुख्यतः है। मैनी क्रॉप आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन फ्लड। तो बहुत सारी क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती हैं वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ तो पानी बह जाता है। तो जब चारों तरफ पानी होगा तो क्या होगा, जो फसलें हैं वो डूब जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज थ्रेटेंड बाय फ्लड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो जो भारत के जो ईस्टर्न नॉर्थ इंडियन पार्ट हैं वहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है, तो इसलिए वो हमेशा जो है इससे ग्रसित रहते हैं, यानी कि वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है मानसून के सीज़न में। मानसून का सीज़न होता है जब बरसात आती है हमारे देश में। तो जब मानसून का आता है तो जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर बाढ़ आई ही रहती है, तो वो बेचारे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा भोगते हैं। अब है ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। तो बच्चों अभी तो हमने पढ़ा फ्लड। तो फ्लड क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से होता है, और ड्राउट होता है पानी की ना होने से। तो कई बार होता है ना कहीं वहाँ पर सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो भी फसलें होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगी, और लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो पानी से ही तो जीवन चलता है ना। लेकिन जब सूखा पड़ जाएगा तो चारों तरफ से पानी खत्म हो जाएगा, तो उसी के कारण से होता है ड्राउट। और ड्राउट इज अ पीरियड ऑफ वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर रिजल्टिंग इज लैक ऑफ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब कहीं पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और वहाँ पे बरसात बिल्कुल नहीं होती है एक रीजन में, तो एक टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए जब उसमें बरसात नहीं होगी और पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या पड़ेगा, वहाँ पे पड़ेगा सूखा। तो लेक ऑफ रेन एंड हाई टेम्परेचर इफेक्ट रूरल एग्रीकल्चर एरिया, वेल्स, लेक एंड स्ट्रीम ड्राई अप। तो जिसके कारण जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गांव वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया यानी कि जो कृषि योग्य जो जगह होती है वहाँ पे जो स्थित होते हैं, कुएँ होते हैं, वहाँ पे लेक्स होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं। तो देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पे क्या होता है, जो पीने का पानी होता है वो भी बहुत ही शॉर्ट मात्रा में यानी कि बहुत ही सीमित मात्रा में रह जाता है। प्लांट्स एंड क्रॉप्स विदर दी फाइनली डाइड। तो जब पानी नहीं मिलेगा ज़मीन के ऊपर जो भी क्रॉप खड़ी रहेगी, जो भी फसल खड़ी रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, वो मर जाएगी। एनिमल टू सफ़र। और जो एनिमल्स होते हैं बेचारों को इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है तो वो भी सफ़र करते हैं, यानी कि उनको भी भुगतना पड़ता है। फॉरेस्ट फायर्स। और जो जंगल होते हैं वो जलने लगते हैं। तो समझ में आ गया ड्राउट के कारण क्या क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं ड्राउट यानी कि सूखे के कारण। तो जल है तो जीवन है, इसीलिए तो कहते हैं ना। तो जब पानी नहीं होगा तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, ऊपर से गर्मी होगी तो जितने भी जानवर भी होंगे, इंसान भी होंगे, वो सभी उस सूखे के कारण जो है परेशान हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। अब देखिए एक्यूर एंड स्प्रेड रैपिडली। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही फॉरेस्ट फायर्स एक्यूर एंड स्प्रेड रैपिडली। तो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, अगर वहाँ पे सूखा होता है तो उनमें क्या होता है, उनमें आग लग जाती है। तो जब आग लग जाती है तो वो बहुत ही तेज़ी से फैलती है आग। तो इसीलिए सूखा जो होता है वो भी बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। अब देखिए कोपिंग विद डिजास्टर। इन टाइम्स ऑफ एन एमरजेंसी वी शुड बी
काम, यानी कि जब ऐसी इमरजेंसी आए तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम परेशान हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो वी शुड कॉल दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और हॉस्पिटल। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में कभी आ जाती है तो आपके नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी फायर स्टेशन है और जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमें संपर्क करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल वी शुड हेल्प अदर विक्टिम ड्यूरिंग डिजास्टर। और हमें क्या करना चाहिए, जो इसके भुक्तभोगी हैं, यानी कि जिनको हेल्प की आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है हमारी, उनकी भी हमें सहायता करनी चाहिए जब हमारे सामने ऐसा कोई डिजास्टर आए। During the earthquake, we should not panic. We should take shelter under some thing like a table, desk, etc. तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें किसी भी शेल्टर को ढूंढना चाहिए जिसके नीचे की हम रह सकें, जो कि टेबल हो सकती है, डेस्क हो सकती है, इसके अलावा कोई भी ऐसी छुपने की जगह जिसके नीचे की आप छुप सकें। तो वी शुड होल्ड on to something safe when the earthquake occur। तो हमें क्या करना चाहिए, जब अर्थक्वेक आ रहा हो, यानी कि धरती हिल रही हो, तो हमें कोई जो है ऐसी चीज़ पकड़ लेनी चाहिए जो कि वहाँ पे जिसके कारण हम सेफ रह सकें। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्विचेज। तो हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायर से और स्विचों से, क्योंकि जब डिजास्टर आएगा तो क्या होगा, वो हिलेंगे और हमें करंट लगने का खतरा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे रहना है, इनसे दूर रहना है। पीपल लिविंग नियर वोल्केनिक माउंटेन शुड at the place as soon as possible as say they see। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि वोल्केनो के पास रहते हैं, यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं उसके नज़दीक में रहते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि लावा स्प्लिंग आउट दी वोल्केनो, क्योंकि लावा जो है उसके अंदर से बाहर आ सकता है और यदि लावा बाहर आ जाएगा तो वो जल जाएंगे। तो उन्हें जल्द से जल्द ऐसे स्थान से हट जाना चाहिए जहाँ पे कि वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। तो वी शुड वोकेट द प्लेस वेल बिफोर टाइम इफ़ दी मीडिया वार्न अस अबाउट फ्लड। तो हमें जैसे भी फ्लड आने वाला होता है, बाढ़ आने वाले होते हैं, तो मीडिया क्या करती है, हमें सचेत कर देती है, हमें वार्न कर देती है कि भाई यहाँ पे बाढ़ आने वाली। तो जैसे ही वो हमें वार्न कर रही है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही हमें बताता है कि कब फ्लड आएगा और कब नहीं आएगा। तो जैसे ही मीडिया हमें वार्न कर रही है, हमें बता रही है कि भाई फ्लड आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान से हट जाना चाहिए जहाँ पे कि फ्लड आने वाला है। ड्यूरिंग फ्लड वी शुड नॉट ड्रिंक दी फ्लड वाटर एज दी कॉन्टेमिनेटेड। तो हमें क्या करना चाहिए, जब फ्लड आ रहा है, यदि हम उसमें फंस भी गए तो हमें जो फ्लड का जो पानी है वो गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन्स एज दे आर डेंजरस। तो हमें किससे दूर रहना है, हमें पावर लाइन से, यानी कि जो बिजली के तार होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग ड्राउट वी शुड अवॉइड गोइंग into forest as forest fire occur quickly in drought affect area because dry leaves catch fire easily। और यदि सूखा पड़ रहा है तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, हमें जंगलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल जो है, जो सूखी पत्तियां होती है जंगलों की, वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो जब वो आग पकड़ लेगी तो जंगल में क्या हो जाएगा, पूरे जंगल जल जाएंगे, तो हम उसमें फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ड्राउट के दौरान सूखे यानी कि जंगलों में नहीं जाना चाहिए। तो समझ में आ गया। अब देखिए रोल ऑफ इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अ नेचुरल डिजास्टर बट देयर आर थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प। तो जो है नेचुरल डिजास्टर रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो वी कैन कलेक्ट क्लॉथ, मेडिसिन, ब्लैंकेट, बेडशीट एंड सेंड दैम टू स्कूल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कपड़े ले सकते हैं, मेडिसिन इकट्ठा कर सकते हैं, हम कंबल इकट्ठा कर सकते हैं, बेडशीट इकट्ठा कर सकते हैं और उसको कहाँ भेज सकते हैं, स्कूलों में भेज सकते हैं। डोनेशन ऑफ मनी कैन बी मेड काउज ऑफ मैनी पीपल लूज ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड होम्स। तो हम जो है डोनेशन कर सकते हैं और ऐसे लोगों को जो कि अपने लोगों को खो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं, उनको हम सहायता कर सकते हैं। दीज पीपल नीड मनी टू रीस्टार्ट देयर लाइव्स, क्योंकि उनको जो है अपना जीवन जो है दोबारा स्टार्ट करने के लिए उस मनी की आवश्यकता है, उस पैसे की आवश्यकता होती है। तो वी कैन शो काइंडनेस एंड विलनेस टू हेल्प विद आवर हैंड इफ़ नेसेसरी। तो हम जो है अपनी मतलब ये तो हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपनी दया दिखाएं तो ऐसे लोगों की हम स्वयं भी सहायता कर सकते हैं पर्सनली।
we can be a part of a fund raising program to raise money and goods for the अफेक्टेड पीपल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ऐसा कोई भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिससे कि हम फंड इकट्ठा करें और ऐसे लोगों को दें उस पैसे को जो कि इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर से इफ़ेक्ट हुए हैं ऐसे लोगों को वो हम दे सकें। अब देखिए रोल ऑफ कम्युनिटी, ये रोल तो हम निभा सकते हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से ये रोल निभा सकते हैं। लेकिन अब आ जाता है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे परिस्थितियों में सहायता करती हैं। देखिए कौन कौन सी होती है। रोल ऑफ कम्युनिटी, देयर आर मैनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे NGOs हैं जो कि ऐसे टाइम पे सहायता करते हैं। एट द टाइम ऑफ एनी नेचुरल क्लाइमिटी दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू दी विक्टिम। तो ये जब कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये जो है विक्टिम के साथ बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं ताकि उसको सहायता प्राप्त हो सके। नॉट ओनली आवर कंट्री मैन एंड government organization leader help, but many इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हेल्प इन डिफरेंट वे। तो सिर्फ हमारी भारत की जो सरकार है वो इसमें सहायता नहीं करती, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें सहायता करती हैं कई तरीक़ों से। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग हेल्प आर गिवन बिलो। तो जो इनके द्वारा सहायता दी जा रही है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। सबसे पहले क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये क्या क्या करती है, इट इज़ अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है समाज सेवी संस्था है। वेन एवर any natural calamity occur, it supplied urgent medical relief and rehabilitation services to the affected people। तो ये क्या पहुंचाती है, जैसे ही कोई नेचुरल आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये जो है मेडिसिन सप्लाई करती है और उनको जो है निवास स्थान, यानी कि उनको ऐसी जगह प्रदान करती हैं जो कि इफेक्टेड पीपल जो है रह सकें। तो समझ में आ गया रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है। तो ये जो मेडिकल सहायता होती है वो प्रदान करती है। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं WHO। आपने सुना है ना, अभी जो कोरोना फैला था और WHO ने ये वार्निंग दी है, WHO ने वो वार्निंग दी है, तो वही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत मुख्यतः रोल निभाती है। इट इज़ अ स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट प्रोवाइड मेडिकल स्टाफ एंड मेडिसिन टू दी इफेक्टेड पीपल। तो ये क्या करती है, ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल स्टाफ और मेडिसिन्स जो भी इफेक्टेड पीपल होते हैं, यानी कि जो भी इफेक्टेड लोग होते हैं जो कि इस काउस के कारण इफेक्ट होते हैं, उनको ये सहायता प्रदान करती है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो ये क्या है, यूनिसेफ, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनिसेफ। तो ये क्या करती है, इट डिपेंड ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये किसके, ये समाज सेवा के द्वारा ही जुड़ी हुई है, यानी कि उसी के ऊपर डिपेंड है। तो इट सप्लाइड मनी एंड अदर एसेंशियल आइटम्स नीडेड बाय चिल्ड्रन। तो ये जो है, जो बच्चे होते हैं, ये तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये तो किसके लिए करती है, सभी लोगों के लिए करती है। लेकिन ये जो यूनेस्को होती है ये खासकर से बच्चों के लिए सहायता करती है। तो जो भी इफेक्टेड चाइल्ड होते हैं उनको ये समाज सेवी संस्था सहायता पहुंचाती है। इवन आवर आर्म्ड फोर्स हेल्प दी सफरर्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। और इनके अलावा हमारे जो देश की जो आर्म फोर्स है, यानी कि जो भी है हमारा आर्मी, वो भी सहायता करती हैं जो भी इससे सफ़र करते हैं, यानी कि जो भी इससे प्रभावित होते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी यानी कि वहाँ के जो खुद के लोग होते हैं, जहाँ पे कि नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वो लोग इसमें मुख्यतः रोल निभाते हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होता है, जो कि वहाँ के लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पहले, क्योंकि वो वहीं पर हैं, ये लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन जो वहाँ पे स्थित हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब आता है। तो एफर्ट आर बीइंग मेड इन इंडिया टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग द पीपल आर रिड्यूस टू सफरिंग ऑन द विक्टिम ऑफ नेचुरल क्लाइमेटेज। तो जब भी कोई हमारे देश पर ऐसी नेचुरल डिजास्टर आती है तो नेशनल लेवल पे हमें इसका मैनेजमेंट करना चाहिए और इससे जो है लोगों को बचाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम ऐसे लोगों को बचाएं ताकि ये जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती है, प्राकृतिक आपदा आती हैं, तो इससे जो है बचा जा सके। तो चैप्टर समझ में आए बच्चों आपको? तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे मतलब ये भी जितने भी नेचुरल डिजास्टर होती है किन कारणों से होती है।
तो जहाँ तक होता है इसके ऊपर जो है मतलब हमारा तो कोई बस नहीं चलता, लेकिन अगर हम अपनी ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाना यदि हम कम कर दे तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर को हम रोक भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जल स्रोतों को बचाना है, तो उससे सूखा नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो CO2 यहाँ हम जहाँ पे भी जाते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है CO2 का इंक्रीजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब CO2 ज़्यादा होती है तो तापमान गर्म हो जाता है, और जब तापमान गर्म होगा तो क्या होगा, वो इफेक्ट अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्लाइमेट चेंजेस में हो जाता है। तो समझ में आया ये क्यों होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि ये समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। बच्चों, इसकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेजूंगी, ठीक है। आज आप यही समझ लीजिएगा।